एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जेके कॉन्सेप्ट। आज हम जीके का पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं और उसमें सबसे पहले हम इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे। इंडियन पॉलिटी में हम जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, हमारे इंडिया का पॉलिटी है ही कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सारी, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको कुछ मैं स्टार्टिंग की उसकी चीज़ें बताऊंगी, क्योंकि जो क्लास 4 का भी एग्जाम था उसमें भी देखा गया था कि पूछा गया था ओरिजिनली कितने आर्टिकल्स थे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इंट्रोडक्शन से एक दो क्वेश्चन बन सकता है, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स या ओरिजिनल कितने आर्टिकल्स है ये वगैरह ये सारी इंट्रो आपको मैं आज दूंगी, और जो फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड आर्टिकल्स हैं उसके बारे में कल मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी। फिलहाल के लिए अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो ये 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हुआ था और एनफोर्स हुआ था 26 जनवरी 1950। एनफोर्स होता है लागू होना, लेकिन ये अडॉप्ट हो चुका था 26 नवंबर 1949 सॉरी 26 नवंबर 1949 को। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और वो अडॉप्ट होने की डेट पूछते हैं और ये वो इस पे टिक करके आ जाते हैं। बट अब मैं आपको एक चीज़ इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करूं, जैसे आपने JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ही सुना होगा, जो दोनों हाउसेस से पास होने के बाद 9 अगस्त को उसको प्रेसिडेंट की असेंट मिल चुकी थी, वो अडॉप्ट हो चुका था उस दिन। लेकिन उसको एनफोर्स कब हुआ वो एक्ट 31 अक्टूबर को 2019 में। वैसे ही ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसे अडॉप्ट कर लिया था। लेकिन ये लागू कब से हुआ इंडिया में? 26 जनवरी 1950, जिस दिन हम अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, 26 जनवरी 1950। तो ये डेट्स याद रखें, इसमें कंफ्यूज ना हो। इट वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 और 2 महीने बाद इट वाज एनफोर्स्ड ऑन 26 जनवरी 1950। और इसे बनाने में कितना टाइम लगा? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ये चीज़ तो आपसे नहीं पूछी जाएगी, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि इसे बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे और इसमें 11 सेशंस हुए थे हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के। और अब ये दोनों डेट्स आप याद रखें, इट वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 और ये एनफोर्स कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अब अगर आर्टिकल्स की बात करें तो ये क्वेश्चन क्लास 4 के एग्जाम में भी आ चुका है कि ओरिजिनली इसमें कितने आर्टिकल्स थे। तो इसमें ओरिजिनली जब 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बनके तैयार हो चुका था, इसमें 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स थे। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है कुछ पार्ट्स में डिवाइड होता है और उन पार्ट्स के अंदर आपको आर्टिकल्स मिलते हैं। और शेड्यूल्स की बात करें तो कुछ ऐसे टेबल्स या कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो नहीं मेंशन्ड होती, क्योंकि फिर उससे कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लेंथी हो जाता है। जैसे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के नाम आपको शेड्यूल 1 में मिलेंगे, वैसे शेड्यूल्स होते हैं। तो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 22 पार्ट्स में डिवाइडेड था और 8 शेड्यूल्स थे। अब अगर बात की जाए तो इसमें 395 की जगह 448 आर्टिकल्स हो चुके हैं और 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। तो याद रखिएगा, ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स थे जो अब बढ़ के 448 आर्टिकल्स हो चुके हैं। ओरिजिनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 22 पार्ट्स में डिवाइडेड था, अब वो 25 पार्ट्स में डिवाइडेड है और 8 शेड्यूल्स थे अब हमारे पास। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं। तो इसे याद रखिएगा, क्योंकि ये क्लास 4 के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हो सकता है अब रिसेंट पूछ ले। मैंने आपको बताया कि 25 पार्ट्स है, अब उसमें से कुछ सारे तो आपको इतने नहीं याद रखने, कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं जो पूछे जा सकते हैं वो है पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 4A। पार्ट 3 जो है वो फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड है। इस पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड हैं और वो कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 12 से 35 तक। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 12 से 35 है उसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड हैं। फंडामेंटल राइट्स ऐसे राइट होते हैं जो एक इंसान के डिग्निफाइड जिंदगी जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ज़्यादा फंडामेंटल होते हैं। वो प्रोवाइडेड है पार्ट 3 में। इसमें इसको मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगी, वो नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं पोस्ट कर दूंगी। अब पार्ट 4 बात करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे DPSP भी कहा जाता है। ये ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जब भी कोई स्टेट कोई पॉलिसी बना रही है, कोई लॉ बना रही है, तो उसे इनको ध्यान में रखते हुए वो लॉज बनाने होते हैं ताकि हमारी एक वेलफेयर स्टेट बन सके। हमारी स्टेट जो है, सॉरी इंडिया, स्टेट जो है वो इंडिया के लिए कहा गया है, जो इंडिया है वो वेलफेयर स्टेट बन सके। तो इसके लिए गवर्नमेंट को इनको ध्यान में रख के न्यू पॉलिसीज एंड लॉज बनाने होते हैं और ये दिए गए हैं आर्टिकल 36 to 51 में।
नेक्स्ट पार्ट 4A, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज का मेंशन है, जो एज इंडियन सिटीजन हमको हमारी कुछ ड्यूटीज बनती है जो हमें फॉलो करनी है, वो पार्ट 4A में मेंशन है। और आर्टिकल 51 में आपको सारी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो लिखी हुई मिल जाएंगी। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें ए लगा है। इस ए का क्या मतलब है? इस ए का ये मतलब होता है कि जब ओरिजिनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसका मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। जब भी कोई चीज अमेंडमेंट से आती है तो उसके आगे सब क्लॉज ए बी लगाया जाता है, जैसे ये है 51 क्लॉज ए। इस तरह से ए बी सी ऐड कर दी जाती है, या फिर सब क्लॉज 1 2 3 इस तरह से किया जाता है ताकि बाकी आर्टिकल्स में छेड़छाड़ ना हो और ये बीच में हम ऐड कर दें। अब आगे वाला 52 ही रहेगा आर्टिकल, अगर हम छेड़छाड़ कर देते ये 52 बन जाता है और फिर बाकी सबको भी उसी तरीके से चेंज करना पड़ता है। इसीलिए कोई भी चीज जब अमेंडमेंट से आती है उसके आगे क्लॉज या सब क्लॉज ऐड हो जाती है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज का जो है ये कब आया था? 42nd अमेंडमेंट में। 42nd अमेंडमेंट में क्या हुआ था? फंडामेंटल ड्यूटीज का जो चैप्टर था वो ऐड हो गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। मैं आपको 42nd अमेंडमेंट के बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको अमेंडमेंट्स का बता देती हूँ जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में, वो मैं आपको बता देती हूँ। सोच रहे होंगे ये अमेंडमेंट्स का टॉपिक तो काफी डीप हो गया, मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ? क्योंकि रिसेंटली पिछले महीने एक अमेंडमेंट आई है, तो करंट अफेयर्स के टॉपिक में अमेंडमेंट का पूछा जाना, ये मतलब पूछा जा सकता है क्योंकि पिछले महीने 10 अगस्त को एक अमेंडमेंट आई है, जो रीसेंट अमेंडमेंट हुई है 105th अमेंडमेंट, वो 10 अगस्त को हुई है। तो चांसेस है कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर वो ये भी कर सकते हैं कोई पिछली इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो है वो आपसे पूछ ले। तो थोड़ी सी 2-3 मैं आपको इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स बता दूं। 42nd अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मैंने आपसे बोला कि 42nd अमेंडमेंट जब आई थी तब फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कॉन्सेप्ट था, जो चैप्टर था वो ऐड हुआ था, पार्ट 4 जो था वो ऐड हुआ था। वैसे ही बहुत सारी और भी अमेंडमेंट्स इस दौरान आई थी और कॉन्स्टिट्यूशन में काफी कुछ ऐड हुआ था, काफी कुछ चीजें डिलीट हुई थी और ये काफी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट मानी जाती है, इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है क्योंकि काफी सारी चीजें ऐड की गई थी। नेक्स्ट इज रीसेंट जो है 105th अमेंडमेंट, ये आई है 10 अगस्त 2021 को, पिछले ही महीने ये 105th अमेंडमेंट आई है। इसमें स्टेट्स को जो है ये पावर दी गई है कि वो ओबीसीज की जो रिजर्वेशन है, ओबीसीज की जो लिस्ट है वो बना सकती है। अर्लियर ये पावर सेंटर के पास थी और बहुत पहले ये पावर स्टेट के पास थी, फिर बाद में इसे सेंटर को शिफ्ट कर दिया गया था। अब वो पावर वापस से स्टेट को दे दी गई है और स्टेट के पास रिस्टोर कर दी गई है कि वो ओबीसीज की लिस्ट जो है वो बना सकते हैं। ये आपको याद रखना इतना जरूरी नहीं है, बट मैं नॉलेज के लिए बता देती हूँ। एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट 2017 में आई थी, जब ये थी 101 अमेंडमेंट। इसमें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का जो कंसेप्ट था वो हमारे ये चैप्टर जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया था। जीएसटी का कंसेप्ट जो आया वो 101 अमेंडमेंट में आया, जो कि 2017 में आई थी। नेक्स्ट इज 103rd अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट का आप जॉब्स में बहुत फायदा उठा रहे हैं। EWS कैटेगरी जो कंसेप्ट आया था वो 103rd अमेंडमेंट में आया था और ये आई थी 2019 में। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का जो कंसेप्ट आया था, इसकी वजह से आर्टिकल 16 और आर्टिकल 15 हमारा अमेंड हुआ था। तो ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो कंसेप्ट आया था वो 103rd अमेंडमेंट में आया था। फिलहाल आप 105th अच्छे से करें क्योंकि चांसेस है इसके करंट अफेयर्स में पूछे जाने के, क्योंकि ये पिछले ही महीने आई है। और कुछ इंपॉर्टेंट जो है 42nd अमेंडमेंट जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, 101 अमेंडमेंट जिसकी वजह से जीएसटी का कंसेप्ट आया, 103rd अमेंडमेंट जिससे EWS का कंसेप्ट आया। अब आपने ये तो पढ़ा कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो कहां से कहां तक है, 12 से 35। लेकिन जो आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं आर्टिकल 14 से, जो इक्वालिटी की बात करता है, वहां से आप पढ़ना शुरू करते हैं। 12 और 13 तो आपने कभी पढ़ी ही नहीं। देन ये क्वेश्चन आ जाता है कि अगर ये फंडामेंटल राइट्स, इसके अंदर फंडामेंटल राइट्स आती ही नहीं है तो ये फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में क्यों है? अब ये फंडामेंटल
चैप्टर में इसीलिए है, जो हमें फंडामेंटल राइट्स मिलती हैं वो किसके अगेंस्ट अवेलेबल होती हैं? स्टेट की। मतलब अगर स्टेट हमारी फंडामेंटल राइट्स वायलेट करती है तो ही आर्टिकल 32 के अंदर हम जो है अपनी फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स करा सकते हैं कोर्ट्स में जाके। अगर कोई इंडिविजुअल करता है तो उसके लिए दूसरे लॉज जो हैं वो अवेलेबल रहते हैं, लेकिन हम इस फंडामेंटल राइट्स को कोर्ट में जाके एनफोर्स कब करा सकते हैं? अगर स्टेट हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट करती है। फंडामेंटल राइट्स सिर्फ स्टेट के ही अगेंस्ट अवेलेबल होती हैं। अब उस स्टेट में आता क्या क्या है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी स्टेट गवर्नमेंट, हमारा पार्लियामेंट और स्टेट के जो भी लेजिस्लेचर्स हैं, और साथ ही अदर लोकल अथॉरिटीज। अब लोकल अथॉरिटीज में क्या आ गई? जैसे हमारी पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये या यूनिवर्सिटीज जो है वो लोकल अथॉरिटीज में आती हैं। अगर इनमें से कोई भी हमारी फंडामेंटल राइट वायलेट करता है तो ही हम 32 के अंदर, आर्टिकल 32 के अंदर उन पे केस कर सकते हैं, अपने फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स करवा सकते हैं। दैट इज वाई स्टेट जो है वो आर्टिकल 12 में मेंशन्ड है, इसकी डेफिनेशन गिवन है आर्टिकल 12 में। और आर्टिकल 13 की बात करें तो ये जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। अब आपके लिए टर्म में बता दूं, क्या होता है कि अगर पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ बना देता है जो हमारी फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है, जो हमसे फंडामेंटल राइट्स छीन रहा है, तो वो आर्टिकल जो होगा वो नल एंड वॉइड होगा। उस आर्टिकल का कोई मतलब नहीं होगा या उस लॉ का कोई मतलब नहीं होगा, वो वहीं पे भी खत्म हो जाएगा। अब ये कहता है कि अगर कोई लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले ऐसा था जिस लॉ की वजह से हमसे फंडामेंटल राइट्स छीनी जा रही हैं, तो जितना उस लॉ का पार्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है वो लॉ का पार्ट खत्म हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा। और अगर कोई नया लॉ भी आता है जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो जितना पार्ट उस लॉ का हमारे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है उतना पार्ट जो है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो कोई भी लॉ जो है वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट नहीं बन सकता, कोई भी लॉ नहीं बन सकता जो कि फंडामेंटल राइट्स से के साथ हमसे फंडामेंटल राइट्स छीन रहा हो, जो इससे इनकंसिस्टेंट हो। तो आर्टिकल 12 और 13 में फंडामेंटल राइट्स तो नहीं है, बट ये ऐसे आर्टिकल्स हैं जिससे फंडामेंटल राइट्स को वैल्यू मिलती है। ये बताता है कि फंडामेंटल राइट्स हमारे, जैसे हमने बोला, स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल है, तो स्टेट है क्या। और दूसरी चीज, आर्टिकल 13 ऐसे लॉज बनाने पे रोक लगाता है जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो, जो हमसे फंडामेंटल राइट्स छीने। अब कल के टॉपिक में मैं आपको अच्छे से फंडामेंटल राइट्स करा दूंगी, क्योंकि उसके आर्टिकल्स पूछे जाने के बहुत से चांसेस हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू। अब मैं आपको फंडामेंटल राइट्स की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, या फिर कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल्स में फंडामेंटल राइट्स हैं, या फिर कहाँ से बोरो किया गया है। तो एक क्रिस्प इंट्रोडक्शन मैं आपको फंडामेंटल राइट्स की दे देती हूँ। ये मैंने आपको बता दिया कि पार्ट 3 में है। पार्ट 3 में जो है फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड है। आर्टिकल 12 से 35 जो है वो डील करता है फंडामेंटल राइट्स से, और फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब ये मैग्ना कार्टा क्या है? 1215 में इंग्लैंड में रिवोल्ट स्टार्ट हो गई थी किंग के अगेंस्ट। उन रिवोल्ट्स का रिजल्ट क्या हुआ कि एक रिटन डॉक्यूमेंट जो था वो किंग ने मतलब निकाला या बनाया, जिसे मैग्ना कार्टा नाम दिया गया। उसमें कुछ राइट्स जो थी वो लोगों को दी गई, जैसे कि कुछ एक्सेसिव टैक्सेस जो थे वो हटाए गए। साथ में ये कहा गया कि किसी को भी इलीगली बंदी नहीं बनाया जाएगा, सबको जस्टिस मिलेगा और फास्टली जस्टिस मिलेगा, और कुछ राइट्स उनको प्रोवाइड किए गए थे, वो मैग्ना कार्टा में प्रोवाइड किए गए थे। इसीलिए अब जो कंसेप्ट है, जो आइडिया लिया गया है फंडामेंटल राइट्स का, वो कहीं ना कहीं उस दौरान से लिया गया है, 13th सेंचुरी से। दैट्स व्हाई फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कहीं ना कहीं से ये पहली ही शुरुआत थी जहाँ पे लोगों को कुछ राइट्स मिलना शुरू हुए थे। उसके बाद इंग्लैंड में आया बिल ऑफ राइट्स 1689 में, जिसमें लोगों को प्रॉपरली राइट्स दिए गए थे। और इसी से यूएस ने इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए, बिल ऑफ राइट्स को ही ध्यान में रखते हुए, यूएस ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। बिल ऑफ राइट्स जो थे उन्हीं को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना
कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे उन्होंने भी जो यूएस जो मॉडल उठाया वो यूएस से ही उठाया। इसीलिए अगर आपको कभी क्वेश्चन आता है कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ से बोरो किए गए हैं, तो वो यूएस से बोरो किए गए हैं। जो मॉडल है वो कहाँ से उठाया गया है, यूएस से। तो इसमें से आपको ये बिल ऑफ राइट्स वगैरह याद रखने की जरूरत तो नहीं है, बट आर्टिकल्स आप याद रखें 12 से 35 तक है। मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, फंडामेंटल राइट्स को, और हमारे फंडामेंटल राइट्स कहाँ से बोरो किए गए हैं, यूएस से। ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है।